हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कलेक्शन ऑफ डेटा क्लास 11th स्टैटिक्स। गाइस देखिए, इससे पहले एक लेक्चर हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर का। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था कि डेटा की डेफिनेशन क्या है, किन सोर्सेज का यूज करके हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और मेरे डेटा कितने टाइप्स के होते हैं। अब गाइस देखिए, हमने देखा था 2 टाइप्स के मेरे डेटा होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब गाइस देखिए, प्राइमरी में हमने कुछ मेथड को डिस्कस किया था जिसके थ्रू हम यहाँ पर प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते थे। अब गाइस देखिए, उसमें मैंने आपको बताया था एक मेथड कलेक्शन ऑफ डेटा थ्रू क्वेश्चनर की क्वेश्चनर के थ्रू जो है हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन गाइस, जो हम क्वेश्चनर को प्रिपेयर कर रहे हैं उसको प्रिपेयर करते टाइम, ड्राफ्ट करते टाइम हमें कुछ बातें जो है हमारे माइंड में होनी चाहिए। उन बातों को हम डिस्कस नहीं किया था हमने फर्स्ट लेक्चर में। आज हम पहले उसको डिस्कस करते हैं एंड देन हम अपने मेथड को डिस्कस करेंगे कि हम किन किन मेथड से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कीप्ड इन माइंड वाइल ड्राफ्टिंग द क्वेश्चनर। क्वेश्चनर को प्रिपेयर करते टाइम गाइस देखिए, फर्स्ट आता है मेरा इंट्रोडक्शन एंड पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जिस भी पर्पज़ के लिए मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ वो मेरा क्लियर होना चाहिए कि मुझे किस पर्पज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन करनी है, मैं किस पर्पज़ के लिए अपने क्वेश्चनर को प्रिपेयर कर रहा हूँ। सेकंड देखिए, रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चन। जिस भी क्वेश्चनर को मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ वहाँ पर रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चन अवेलेबल होने चाहिए। ये नहीं है कि गाइस जो रीजनेबल ही नहीं है वो भी हमने वहाँ पर क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं या एक लिमिट से ज़्यादा क्वेश्चन हमने प्रोवाइड करा रखे हैं किसी भी इन्फॉर्मेंट को। थर्ड देखिए, क्वेश्चन शुड बी स्मॉल एंड क्लियर। अब गाइस देखिए, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है वहाँ पर स्मॉल होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए। जो मेरा इन्फॉर्मेंट है उसको क्लियरली समझ में आने चाहिए कि इसके थ्रू, इस क्वेश्चन के थ्रू ये पर्सन मेरे से ये पूछना चाहता है। जो भी है वो सब क्लियरली मेंशन होना चाहिए। फोर्थ देखिए, क्वेश्चन शुड बी अरेंज लॉजिकली। जो भी मेरे क्वेश्चन है वहाँ पे लॉजिकली अरेंज होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी वो इलॉजिकल हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि फर्स्ट में तो हम किसी भी पर्सन की अर्निंग पूछ रहे हैं या उसके बारे में पूछ रहे हैं एंड देन हमने क्या करा है कि उससे बिल्कुल विपरीत जाकर कोई भी क्वेश्चन अराइज कर दिया। तो ऐसा नहीं होगा, पहले हम उसके बारे में पूछेंगे एंड देन उसकी इनकम एंड देन उसकी फैमिली के बारे में। ये नहीं होगा कि पहले फैमिली के बारे में पूछ रहा हूँ फिर उसके बारे में पूछ रहा हूँ। नहीं, जो मेन मेंबर होता है फैमिली का, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी डिटेल्स जो है लेते हैं। फिफ्थ देखिए, इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर। जो भी इंस्ट्रक्शन है वहाँ पर क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि आपको किस तरीके से जो है आंसर्स को हमें प्रोवाइड कराना है या किस तरीके से आपको आंसर्स को प्रेजेंट करना है। वहाँ पर क्लियरली जो भी इंस्ट्रक्शन है वो प्रोवाइड होने चाहिए। प्रॉपर स्पेस फॉर आंसर। आंसर्स को नोट करने के लिए जो भी मेरा इन्फॉर्मेंट है उसको वहाँ पर आंसर्स को अपने नोट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रॉपर स्पेस उसको प्रोवाइड कराना चाहिए। सेवन्थ देखिए, क्वेश्चन शुड बी रेलिवेंट टू द इन्वेस्टिगेशन। गाइस देखिए, जिस भी पर्पज़ के लिए हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा था कि हमारा इन्वेस्टिगेशन का पर्पज़ क्लियर होना चाहिए। अब गाइस जो भी पर्पज़ है हमारा उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर हम क्वेश्चन उससे पूछेंगे। ये नहीं है अपनी इन्वेस्टिगेशन का जो हमारा पर्पज़ है उसके अकॉर्डिंग ना पूछकर हम उससे विपरीत जाकर कोई भी क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जो भी हमारा इन्वेस्टिगेशन का पर्पज़ है उसके से रिलेटेड ही हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे। 8 देखिए, पर्सनल क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड। कोई भी पर्सनल नेचर का क्वेश्चन है तो उसको हम अवॉइड करेंगे। कोई भी पर्सन मेरे पास अवेलेबल है, उसकी पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कोई भी उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हम वहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, उसको क्या करेंगे हम अवॉइड कर देंगे। देखिए, अवॉइड क्वेश्चन फॉर कैलकुलेशन। यहाँ पर किसी भी टाइप्स की जो कैलकुलेशन होती है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो हम उसको भी यहाँ पर क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि गाइस देखिए, सम पर्सन तो कैलकुलेशन को इजीली सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जिसको मैथमेटिक्स की नॉलेज नहीं है या कैलकुलेशन को सोल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो उसके साथ क्या होगा, वहाँ पर प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ेगी। इसलिए हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सिंपल होने चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। लास्ट में क्या करना होता है गाइस, हमें क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेनी चाहिए। क्योंकि गाइस देखिए, उससे क्या होगा, जो भी इन्फॉर्मेंट ने हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है हम वहाँ पर क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कि हाँ एक्चुअल में वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहता था या उसने बाय मिस्टेक कोई आंसर्स का, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कोई क्वेश्चन का गलत आंसर्स हमें प्रोवाइड तो नहीं कराया। तो इसलिए एंड देन क्या करना चाहिए, क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेनी चाहिए। गाइस देखिए, हमने यहाँ पर 10 पॉइंट डिस्कस किए क्वेश्चनर से रिलेटेड, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन 10 पॉइंट से ही सब कुछ होगा, नहीं। हम अदर तरीके से भी गाइस यहाँ पर क्वेश्चन हो सकते हैं। तो कुछ बातें जो थी मेन बातें मैंने आपको बता दी हैं, 10 जो मेन बातें ये आपको ध्यान में रखनी है। अदर भी इसमें कुछ बातें मेंशन हो सकती हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, जो भी उसको इन्वेस्टिगेटर पे मेरा डिपेंड्स करता है। जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी ऐड करना चाहे तो वो ईजिली कर सकता है। आइए अब गाइस देखिए, यहाँ पर 2 मेथड आते हैं मेरे डेटा को कलेक्ट करने के लिए। सबसे पहला आता है मेरा सेंसस मेथड, सेकंड आता है मेरा सैम्पल मेथड। अब गाइस देखिए, सेंसस मेथड में क्या होता है, सिंपली मैं कह सकता हूँ यहाँ पर जो मेरे पास पॉपुलेशन अवेलेबल है या मैं कह सकता हूँ यूनिवर्स में जो भी आइटम्स मेरे पास अवेलेबल है हम क्या करते हैं, उन सबको यहाँ पर कलेक्ट करते हैं और उन सबसे रिलेटेड यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। तो वही मेरा क्या कहलाता है, सेंसस मेथड। देखिए, सेंसस मेथड इज दैट मेथड इन विच डाटा आर कलेक्टेड
कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स एंड पॉपुलेशन रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। जिस भी प्रॉब्लम से रिलेटेड हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें जो भी मेरा यूनिवर्स में, मैं कह सकता हूँ पॉपुलेशन में मेरा आइटम अवेलेबल है, हम यहाँ पर सबको कवर करते हैं। वही मेरा क्या कहलाता है, सेंसस मेथड। फॉर एग्जाम्पल का ही देखिए, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि कंप्लीट, फॉर एग्जाम्पल देखिए जितने भी मेरे पास पॉपुलेशन अवेलेबल है, मैं कंप्लीट को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और उनसे डेटा को कलेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरा क्या कहलाता है, सेंसस मेथड। देखिए मेरिट्स और डीमेरिट्स। अब गाइस देखिए किसी चीज़ की खूबियाँ होती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमियाँ भी अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले देखिए मेरिट्स देखते हैं। जो मेरा सेंसस मेथड है उससे मैं कोई भी डेटा को कलेक्ट करता हूँ तो उसमें मेरिट्स क्या होंगी, मतलब मेरा खूबियाँ क्या होंगी देखने के लिए मुझे मिल सकती हैं। देखिए रिलायबल होगा एंड एक्यूरेट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर जितने भी पॉपुलेशन मेरे पास अवेलेबल थी सबसे मैंने डेटा को कलेक्ट किया। ये नहीं है कि किसी भी पर्सन को यहाँ पे बाइसनेस दिखाई है कि किसी भी पर्सन से डेटा को, मैं कह सकता हूँ सम पर्सन से डेटा को कलेक्ट किया, सम पर्सन से डेटा को कलेक्ट नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। सेंसस में क्या होता है, कंप्लीट डेटा को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कलेक्ट कर रहा हूँ। तो रिलायबल होगा और वो एक्यूरेट होगा, लेस बाइसनेस होगी, कोई भी बाइसनेस नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर जो भी हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं ईच एंड एवरी आइटम को इंक्लूड करके डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। एक्सपेंसिव इन्फॉर्मेशन है। अब कहीं देखिए जब हम यहाँ पर सबसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने तो मुझे उनसे पर्सनली मीट करना पड़ेगा, डोर टू डोर जाना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो मेरे एक्सपेंसेस है वो उसको बेयर करने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था प्राइमरी डेटा में होता था, प्राइमरी डेटा में भी क्या होता था, मैंने ओरल आपको बताया था, ओरल इन्वेस्टिगेशन के केस में क्या होता था, वहाँ पर हम पर्सनली मीट्स कर रहे थे और आने जाने के एक्सपेंसेस, जो भी मेरे ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस थे वो भी हमें बेयर करने पड़ते थे। तो वो क्या हो जाता था, एक्सपेंसिव इन्फॉर्मेशन हो जाती थी। सेम है यहाँ होता है सेंसस में, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी मेरे पास यूनिवर्स या मैं कह सकता हूँ पॉपुलेशन में मेरा आइटम अवेलेबल है, हम उसको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं और उसके थ्रू डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, आइए स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। अब कहीं देखिए यहाँ पर हम जो स्टडी कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन की कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, यूनिवर्स में ऑल आइटम अवेलेबल है और हम उन सब की स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर उन सब के थ्रू हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो वो मेरी क्या होगी, कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन होगी। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। देखिए इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कैसे है, यहाँ पर मेरी इनडायरेक्ट में कह सकता हूँ कि कोई भी पर्सन है डायरेक्ट जाकर क्या कर रहा है, वहाँ पर मिल रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट भी तो है। क्यों? क्योंकि उनसे गाइस यहाँ पर एवरी आइटम मेरी जो मैं डेटा को कलेक्ट कर रहा हूँ वो एक आइटम के थ्रू भी कर सकता हूँ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कंप्लीट डेटा को कंप्लीट आइटम को हम इंक्लूड करके किसी भी इन्फॉर्मेशन को गेट कर रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा, एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी हम इसको कह सकते हैं। देखिए डीमेरिट्स देखिए, यहाँ पर कॉस्टली प्रोसेस होगा। मैंने आपको बताया यहाँ पर एक्सपेंसिव जो होंगे वो मुझे काफ़ी हाई पे करने पड़ेंगे या बियर करने पड़ेंगे। मैं कह सकता हूँ लार्ज मैन पावर, मुझे लार्ज मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा एरिया की मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहता हूँ उतने ही ज़्यादा पर्सन मेरे पास अवेलेबल होने चाहिए। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए सुटेबल नहीं होगी, क्योंकि गाइस देखिए फिर या तो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन अवेलेबल हो, अदरवाइज ये सुटेबल नहीं होगी। किसके लिए? लार्ज एरिया के लिए। लार्ज एरिया के लिए मैं इस टाइप्स के इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर सकता हूँ। आइए सेकंड देखिए सैम्पल मेथड। सैम्पल मेथड क्या होता है, यहाँ पर मैं ईच एंड एवरी आइटम को इंक्लूड ना करके अपने यूनिवर्स या पॉपुलेशन की यहाँ पर ईच एंड एवरी आइटम को इंक्लूड ना करके उसमें से कुछ आइटम्स को सिलेक्ट करता हूँ और उसके अकॉर्डिंग ऑल डाटा को जो है मैं एनालाइज कर रहा हूँ। तो यही मेरा क्या कहलाता है, सैम्पल मेथड। आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल हम किसी भी शॉप पे जाते हैं राइस को लेने, तो वो क्या करता है उस राइस में से हमारे पास कुछ सैंपल हमारे लिए अवेलेबल करा देता है और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करते हैं, राइस को परचेज कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। सैम्पल मेथड मेरा यही होता है। देखिए इट इज़ दैट मेथड इन विच डाटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैम्पल ऑन ए ग्रुप ऑफ आइटम। मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम ग्रुप ऑफ आइटम्स में से एक डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। देखिए टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर एग्जामिनेशन एंड कंक्लूजन आर ड्रॉन ऑन देयर बेसिस। हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ आइटम्स को हमने सिलेक्ट किया और उसके बेसिस में हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं या हम पॉपुलेशन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एग्जामिनेशन उसकी कर रहे हैं। किसके आधार पर कर रहे हैं, जो हमने ग्रुप ऑफ आइटम्स को सिलेक्ट किया उसके आधार पर। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको राइस का एग्जांपल दिया। यहाँ पर राइस के केस में भी हम क्या करते हैं, वहाँ पर हमारे पास काफ़ी राइस अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम उसमें से क्या करते हैं, कुछ को हमने सिलेक्ट किया, उस सैंपल के बेस पे हम कंप्लीट राइस को यहाँ पर परचेज कर रहे हैं। तो सेम एज गाइस यहाँ पर भी होगा कि हम ग्रुप ऑफ आइटम को सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके बेसिस पे हम कंप्लीट पॉपुलेशन के यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं और किसी भी कंक्लूजन को हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये मेरा क्या होता है, सैंपल मेथड। ध्यान रखिएगा, सेंसस में क्या होता है, हम कंप्लीट आइटम्स को इंक्लूड करते हैं और सैंपल में क्या होता है कि हम कुछ ग्रुप ऑफ आइटम को यहाँ पर सिलेक्ट करके उसके बेसिस पे कंप्लीट एनालिसिस या
कोई भी कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। मेरिट्स देखिए इकोनॉमिकल होगा। इकोनॉमिकल क्यों होगा गाइस? क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ, मैं कह सकता हूँ, ग्रुप ऑफ आइटम को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर क्या होगी, मेरी कॉस्ट जो होगी मिनिमाइज हो जाएगी, टाइम सेविंग होगी। भाई यहाँ पर ऑन द अदर एंड गाइस देखिए, यदि मैं ईच एंड एवरी आइटम को इंक्लूड करता तो वहाँ पर क्या होता, मेरा मोर टाइम कंज्यूम होता, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मेरा टाइम सेविंग प्रोसेस होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, मैं ईजिली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, कोई भी यदि एरर मेरे डाटा में अवेलेबल है तो मैं उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। भाई देखिए, जो मैंने ग्रुप ऑफ आइटम सेलेक्ट किया, यदि मुझे उसमें कोई भी एरर रिसीव होती है तो उस केस में क्या होगा कि मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ कि जो मेरे पास कंप्लीट डेटा अवेलेबल है उसमें भी कोई ना कोई एरर अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, आइडेंटिफाई ऑफ एरर, हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एरर को। लार्ज इन्वेस्टिगेशन, यदि मुझे लार्ज एरिया की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो यहाँ पर मेरा सैम्पल मेथड मोस्ट सुटेबल मेथड होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, अब भाई देखिए, जो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव है उसके लिए भी क्या होगा, कन्वीनियंस हो जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है कि एक ग्रुप ऑफ आइटम को सिलेक्ट कर रहा है और उसके बेसिस पे ही क्या कर रहा है, कंप्लीट कंक्लूजन को ड्रॉ कर रहा है। डीमेरिट्स देखिए, रॉन्ग कंक्लूजन, काफ़ी टाइम्स क्या होता है कि रॉन्ग कंक्लूजन को हम ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि जो हम ग्रुप ऑफ आइटम को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या पता उसमें कोई एरर हो, बाकी जो मेरे पास अदर मटेरियल अवेलेबल है, या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर तो गाइस हम पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, जो मेरे पास पॉपुलेशन अवेलेबल है उसमें डिफेक्ट ना हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि कितनी बार जो है रॉन्ग कंक्लूजन ड्रॉ हो जाता है। देखिए, डिफ़िकल्ट इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, जो हम सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर हमें काफ़ी डिफिकल्टी होती है कि जो हमने सैंपल सिलेक्ट किया है वो प्रॉपर वे में है भी या नहीं है, कि हमने कहीं रॉन्ग सैंपल तो सिलेक्ट नहीं कर लिया, करेक्ट कराया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने रॉन्ग सैंपल सिलेक्ट कर लिया तो उस केस में क्या होगा, हमें काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि जब हम सैंपल को ही रॉन्ग सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारा कंक्लूजन भी क्या होगा, यहाँ पर रॉन्ग ड्रॉ होगा, और कंक्लूजन रॉन्ग ड्रॉ होगा तो भाई जिस भी पर्पज़ से रिलेटेड हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो क्या होगी, मेरी कंप्लीट वेस्ट हो जाएगी। देखिए, डिफ़िकल्टी इन फार्मिंग ए सैंपल, मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या हमें यदि किसी भी सैंपल को फार्म करना है तो उस केस में भी क्या होगी, हमें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होगी हम एक अच्छा और मैं कह सकता हूँ प्रॉपर सैंपल को यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको बताया यदि सैंपल ही मेरा रॉन्ग सिलेक्ट हो गया तो कंप्लीट जो भी मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ जिस पर्पज़ के लिए वो मेरा कंप्लीट क्या होगा, वेस्टफुल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको प्रॉपर वे में होनी चाहिए। यदि किसी भी पर्सन के पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो वो किसी भी सैंपल या मैं कह सकता हूँ ग्रुप ऑफ आइटम्स को जो भी यहाँ पर वो सिलेक्ट कर रहा है वो प्रॉपर वे में सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये इसकी कुछ डीमेरिट्स थी और ऊपर आपने देखा कि कुछ मेरिट्स थी। मेरिट्स क्या क्या थी यहाँ पे कि हमारे लिए लेस एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग, यहाँ पर टाइम सेविंग प्रोसेस है मेरा। ऑन द अदर हैंड जो सेंसस था वो क्या था, यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर कि मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ मेरे डेटा में कोई भी एरर अवेलेबल है। तो अब गाइस देखिए सैंपल हमने देखा कि अब गाइस देखिए यहाँ पर मेथड ऑफ सैम्पलिंग को हमें डिस्कस करना है कि मैं कितने तरीके से यहाँ पर जो है सैम्पलिंग कर सकता हूँ। ये तो हमने देख लिया कि हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ आइटम्स को सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके बेसिस पे कंप्लीट पॉपुलेशन का कंक्लूजन को ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन हम कितने तरीके से सैंपल को जो है यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं। सबसे पहला देखिए रैंडम सैम्पलिंग आता है। रैंडम में क्या होता है, आपने देखा होगा प्रोबेबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कॉइन अवेलेबल है, मैं उसको टॉस करता हूँ तो गाइस देखिए हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 50-50% होगी। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं कि रैंडमली क्या कर रहे हैं, कुछ सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 पीपल अवेलेबल है, मैंने उनमें से किसी भी रैंडमली 2 पीपल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, तो वो मेरा क्या होता है, रैंडम सैम्पलिंग। देखिए सैम्पलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज इक्वल चांस ऑन द ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन ए सैम्पल। अब कहीं देखिए सभी जितने भी मेरे पास यूनिवर्स में जितने भी मेरे पास अवेलेबल पर्सन है उनका क्या होता है, इक्वल चांस होता है यहाँ पर सिलेक्ट होने का। सेकंड देखिए डेलिब्रेट सैम्पलिंग। डेलिब्रेट सैम्पलिंग में क्या होता है, यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर है मेरा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो खुद अपने अकॉर्डिंग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पर्सन को सिलेक्ट करता है जो भी मेरे पास अवेलेबल है। देखिए इट इज़ दैट मेथड इन विच द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक्स द चॉइस ऑफ द सैम्पल आइटम्स विच इज इन ओपिनियन आर द बेस्ट। अब गाइस देखिए जो उसकी ओपिनियन में बेस्ट है यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स को यहाँ पर क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करता है। जो मेरा इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो पर्सन बेस्ट है वो क्या करता है, उसको सिलेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल गाइस आपको मैं क्लास का एग्जाम्पल देता हूँ, जो आपके टीचर्स की नज़रों में बेस्ट है, टीचर क्या करता है उसी को मॉनिटर बनाता है। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर हम कह सकते हैं वो क्या है, मेरी डेलिब्रेट सैम्पलिंग है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, जो मेरा इन्वेस्टिगेटर है उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट होगा वो उसको सिलेक्ट करेगा। अब कहीं देखिए यहाँ पर मिक्स्ड सैम्पलिंग आता है। थर्ड मेरा मिक्स्ड सैम्पलिंग में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट स्टेरा। अब कहीं देखिए यहाँ पर क्या करता है कि हम 2 डिफरेंट पार्ट्स में जो है कंप्लीट मेरे पास जो भी पॉपुलेशन अवेलेबल है मैं उसको डिवाइड कर देता हूँ। और डिवाइड करने के बाद किसके बेसिस पे का यहाँ पर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, उनके करेक्टर्स के बेसिस पे, करेक्टरिस्टिक्स जो है उसके बेसिस पे मैं यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। किसको, कंप्लीट पॉपुलेशन को।
किस में? मिक्स्ड सैम्पलिंग में। ध्यान रखिएगा मिक्स्ड में क्या होता है कि हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स पे बेसिस पे, एंड सम ऑफ द आइटम आर सिलेक्टेड फ्रॉम द ईच स्टेटा। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि मैं ईच जो भी मैंने सेक्शन को डिवाइड किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ईच पार्ट्स में से मैं क्या कर रहा हूँ, एक रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ किसी भी पर्सन को, तो वो मेरा क्या कहलाती है यहाँ पर? मिक्स्ड सैम्पलिंग। देखिए सिंपल सा आपको क्या ध्यान रखना है, हमारे पास पॉपुलेशन अवेलेबल थी, हमने उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया, किसके आधार पर? करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, और उसमें से क्या करा, हम दोनों में से जो दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, दोनों पार्ट्स में से क्या है कि हम रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं किसी भी पर्सन को। फोर्थ देखिए सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। फोर्थ मेरा आता है यहाँ पर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली, जोग्राफिकली एंड अल्फ़ाबेटिकली अरेंज। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले जो भी मेरे पास पॉपुलेशन अवेलेबल है उसको हम न्यूमेरिकली, जोग्राफिकली और अल्फ़ाबेटिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं। एवरी nth, देखिए एवरी nth आइटम ऑफ द नंबर इज सिलेक्टेड एज ए सैम्पल आइटम। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो भी एवरी nth आइटम है यहाँ पर हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होती है, हम सबसे पहले जो भी मेरे पास पॉपुलेशन अवेलेबल है हम उसको अरेंज कर रहे हैं, किसके बेसिस पे? नंबर्स के बेसिस पे, ज्योग्राफी के बेसिस पे, या मैं कह सकता हूँ अल्फ़ाबेट के बेसिस पे हम उसको अरेंज कर रहे हैं, एंड देन हम उनमें से किसी भी एक पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो वो मेरी क्या कहलाती है? सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। हमने देखा, देखिए लास्ट देखिए मेरा आता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पर कहीं देखिए हमने क्या करा है, टू डिफरेंट ग्रुप्स में, या मैं कह सकता हूँ डिफरेंट क्लास में डिवाइड कर दिया, किसको? कंप्लीट पॉपुलेशन को, किसके बेसिस पे? उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, एंड देन हम उनको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं देखिए कोटा सैम्पलिंग और मिक्स सैम्पलिंग क्या है कि मोस्टली दोनों सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं होते, ध्यान रखिएगा। एक में क्या है कि यहाँ पर हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया है यहाँ पर पॉपुलेशन को, लेकिन जो मेरा मिक्स्ड सैम्पलिंग होती है हम उसमें ग्रुप में डिवाइड नहीं करते, हम कंप्लीट पॉपुलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर क्या है कि हमने जो पॉपुलेशन मेरे पास अवेलेबल है उसमें से कुछ को हमने क्या करा है कि ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एंड देन हम सिलेक्ट कर रहे हैं किसके बेसिस पे? कैरेक्टरिस्टिक्स के। तो ध्यान रखिएगा दोनों में डिफरेंस आ सकता है, तो दोनों क्या है कि यहाँ पर मेरे दोनों डिफरेंट टर्म है। तो हमने देखा सबसे पहले रैंडम सैम्पलिंग जिसमें इक्वल चांस है किसी भी पर्सन के सिलेक्ट होने का। सेकंड मैंने देखा डेलिब्रेट में क्या देखा कि जो मेरा इन्वेस्टिगेटर है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पर्सन को सिलेक्ट कर रहा है, किसी भी पॉपुलेशन में से उठा के किसी भी पर्सन को अपने अकॉर्डिंग पर सिलेक्ट कर रहा है, एंड देन डेटा को कलेक्ट कर रहा है। मिक्स सैम्पलिंग में हमने देखा कि यहाँ पर टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कंप्लीट पॉपुलेशन को, कंप्लीट, ध्यान रखिएगा वर्ड्स, मेरा कंप्लीट पॉपुलेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है यहाँ पर, एंड देन किसके बेसिस पे? कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, और एंड देन सिलेक्ट कर रहा है यहाँ पर। देखिए सिस्टमेटिक में हमने देखा कि सबसे पहले क्या करा, हमने न्यूमेरिकली, ज्योग्राफिकली और अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लिया, एंड देन हमने उसमें से एक किसी भी पर्सन को यहाँ पर पॉपुलेशन जो मेरे पास अवेलेबल थी उसमें से किसी भी एक को हमने सिलेक्ट कर लिया। कोटा सैम्पलिंग में हमने देखा कि टू डिफरेंट ग्रुप्स में जो है हम डिवाइड कर रहे हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, और टू डिफरेंट या मैं कह सकता हूँ क्लासेस, एंड देन हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो गाइस ये चीज़ आपको इजीली क्लियर हुई होगी। अब देखते हैं हम डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में, सैम्पल में और सैम्पलिंग में, दोनों में डिफरेंस क्या क्या है मेरा। आइए गाइस देखिए यहाँ पर सेंसस मेथड मेरा क्या कहलाता है। गाइस देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एक सेकेंड गाइस, स्क्रीन क्लियर होने दीजिए। आइए देखिए ये सिस्टमेटिक मेथड डेट कलेक्ट्स एंड रिकॉर्ड द डाटा अबाउट द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज कलेक्टेड सेंसस। अब गाइस देखिए सेंसस में क्या होता है, यहाँ पर मेरा जो भी मेरे पास आइटम अवेलेबल है मेरी पॉपुलेशन में, हम ईच एंड एवरी आइटम को इंक्लूड करके कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं और डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये मेरा क्या कहलाता है, सेंसस। सैम्पल में क्या होता है, हमने कोई एक ग्रुप सेलेक्ट किया है और उसके बेसिस पे हम कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं या मैं कोई भी एग्जामिनेशन कर रहे हैं और डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो मेरा क्या कहलाता है, सैम्पल मेथड। ये दोनों की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए इनोमिनेशन क्या होगी गाइस, देखिए यहाँ पर मेरी जो सेंसस है उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल होती है, लेकिन सैम्पलिंग में क्या होती है, पार्टली होती है। स्टडी ऑफ, यहाँ पर हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, सेंसस में ईच एंड एवरी यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन, जो मेरे पास पॉपुलेशन में ईच एंड एवरी यूनिट्स अवेलेबल है हम उसकी यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। एक सेकेंड गाइस वेट कीजिएगा, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, एक सेकेंड। एक सेकेंड गाइस बस। आइए स्टडी किसके कर रहे हैं गाइस, देखिए सेंसस में हम कर रहे हैं जो भी मेरे पॉपुलेशन में ईच एंड एवरी आइटम अवेलेबल है हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। लेकिन सैंपल में क्या कर रहे हैं, ओनली हमने क्या करा है कि कुछ पॉपुलेशन को सिलेक्ट किया है, वहाँ से ग्रुप ऑफ आइटम्स को सिलेक्ट करके उसकी स्टडी कर रहे हैं। टाइम रिक्वायर्ड गाइस, देखिए यहाँ पर सेंसस में क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, लेकिन जो मेरा सैंपल मेथड होता है वो क्या होता है, यहाँ पर फास्ट प्रोसेस होता है। गाइस थोड़ा जो है एडजस्ट कीजिएगा, यहाँ पर ब्लर हो रहा है, समझ सकता हूँ मैं, कुछ नेटवर्क का इशू है जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लर हो रहा है।
देखिए सेंसस जो मेरा मेथड है, यहाँ पर कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो मेरा एक्सपेंसिव मेथड है, क्योंकि कॉस्ट मुझे यहाँ पर हाई बियर करनी पड़ती है। ऑन द अदर हैंड यदि मैं सैम्पल की बात करता हूँ यहाँ पर, तो भाई देखिए इकोनॉमिकल मेथड होता है यहाँ पर, क्योंकि मुझे जो भी एक्सपेंसेस है वो लेस से लेस यहाँ पर बियर करने पड़ते हैं। रिजल्ट की बात करते हैं, रिलायबल होता है और एक्यूरेट रिजल्ट होता है। जो भी मैं सेंसस मेथड का यूज़ करके डेटा को कलेक्ट कर रहा हूँ वो मेरा रिलायबल होता है और एक्यूरेट यहाँ पर मेथड होता है। मैं कह सकता हूँ जो भी मेरे पास डेटा अवेलेबल है वो एक्यूरेट है और रिलायबल है। ऑन द अदर हैंड हम सैम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो मेरा डेटा अवेलेबल है वो लेस एक्यूरेट होता है और लेस रिलायबल होता है। एरर देखिए यहाँ पर क्या है गाइस, देखिए यदि मैं सेंसस के थ्रू डेटा को कलेक्ट कर रहा हूँ तो वहाँ पर एरर क्या होगी, मेरे पास कोई भी एरर अवेलेबल नहीं होगी। लेकिन जो मैं सैंपल के थ्रू कर रहा हूँ वो किस पे डिपेंड्स करती है, मेरे साइज ऑफ पॉपुलेशन पे, साइज ऑफ सैंपल पे, कि मैंने उस पॉपुलेशन में से कितना सैंपल जो है सिलेक्ट किए हैं और उसमें से कितने चांसेस हैं मेरे जो है एरर को फाइंड आउट करने के। एप्रोप्राइट फॉर, अब गाइस देखिए यहाँ पर किसके लिए एप्रोप्राइट है, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ पॉपुलेशन ऑफ हेट्रोजीनियस नेचर। अब भाई देखिए यदि मेरे पास हेट्रोजीनियस क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के जो है यहाँ पर मेरे पास पॉपुलेशन अवेलेबल है, तो उस केस में मैं सेंसस मेथड को यूज करूँगा। लेकिन मेरे पास जो पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस नेचर की है, तो उस केस में क्या होगा भाई, मैं सैंपल का मेथड का यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सब आइटम जो भी मेरे पास पॉपुलेशन अवेलेबल है वो एक जैसी है, तो उसमें से मैं कुछ को सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बेसिस पे मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये चीज़ गाइज आपको इजीली क्लियर हुई होगी। देखिए सेंसस ऑफ इंडिया एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, गाइज ये आप खुद सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पर इसको स्टडी करता हूँ तो यहाँ पर ब्लर हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ क्या होता है गाइज। देखिए यहाँ पर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन क्या उनका वर्क होता है कि वो यहाँ पर किसी भी डेटा को कलेक्ट करके हमें प्रोवाइड करा रही है। इनका वर्क होता है, आप देख लीजिएगा जो भी यहाँ पर डेटा है ये हमें प्रोवाइड करा सकते हैं, ग्रोथ रेट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन सेक्स कंपोजिशन, लिटरेसी, इन सब से रिलेटेड जो है हमें ये डेटा को प्रोवाइड कराती हैं। इनके पास काफ़ी डेटा अवेलेबल होता है और ये हमें प्रोवाइड कराती हैं, तो इसके बारे में आप खुद स्टडी कर लीजिएगा। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।